फिल्म की शुरुआत में हमें एक अनाथ आश्रम को दिखाते हैं और वहाँ केयर टेकर का नाम इज़ाबेल होता है। वह बच्चों का बहुत ही अच्छे से ख्याल रखती है और बच्चे भी उसे माँ कहते हैं। बच्चे आपस में भी भाई बहन की तरह ही रहते हैं और बच्चों की गर्दन पर एक टैटू होता है, वह उनकी निशानी होता है। और बच्चों को इज़ाबेल बहुत ही अच्छे से पढ़ाती लिखाती है ताकि वो बाहरी दुनिया में जब उनका अडॉप्शन हो तो वो अच्छे से रह सके। और इधर ईमा, रे और नॉर्मल अच्छे दोस्त होते हैं और वो अनाथ आश्रम के टॉपर भी होते हैं। और बाहर एक बहुत ही बड़ा हरा भरा मैदान होता है जिसमें बच्चे बहुत ही अच्छे से खेलते हैं। ईमा और नॉर्मल देखते हैं कि बाहर बहुत बड़ी दीवार है जिसे पार करना बहुत ही मुश्किल है। और जब भी बच्चों का अडॉप्शन भी यहाँ से होता है तो एक कोनी नाम की एक लड़की का और जब अडॉप्शन होता है तो वो जब सभी बच्चों को बाय बोलकर और लेटर लिखूंगी ऐसा बोलकर वहाँ से चली जाती है। और जब भी बच्चों का अडॉप्शन होता है तो वो लेटर लिखने का वादा तो करते हैं, लेकिन कोई बच्चा ना तो अडॉप्शन के बाद लेटर लिखता है, ना ही कभी भी मिलने नहीं आता है। और उसके बाद ईमा और नॉर्मल यही बातें कर रहे होते हैं, तभी उन्हें दिखता है कि कोनी का टेडी बियर तो यहीं रह गया है जिसके बिना वह कहीं नहीं जाती है। तो रे कहता है कि अभी तो मेन गेट की लाइट जल रही है, तुम वहां जाकर उसे देखकर आ सकते हो। तब ईमा और नॉर्मल दोनों जाते हैं उसे वो टेडी बियर देने के लिए, वहां से चले जाते हैं और वहां एक ट्रक खड़ा होता है और ईमा उसमें झांक कर देखती है तो वहां पर कोनी की लाश पड़ी होती है और जिस पर एक फूल गड़ा होता है। और वो दोनों ही बहुत ही घबरा जाते हैं। इतने में ही उन्हें किसी की आवाज़ आती है तो वो ट्रक के नीचे छुप जाते हैं और वो देखते हैं कि दो बड़े बड़े डीमन आते हैं और कोनी की लाश को एक बड़े से जार में रख देते हैं और वापस में बात करते हैं कि यहाँ हमें हर रोज़ एक बच्चा मिलता है जो बच्चे की बहुत ही इंटेलिजेंट होते हैं, उनका मीट बहुत ही अच्छा होता है और इंसान हमें ये खाने को देते हैं। और ये बातें कर ही रहे होते हैं। इधर ईमा और नॉर्मल भी काफ़ी डर जाते हैं कि ऐसा क्या है। तभी इज़ाबेल भी वहाँ जाती है और वो कहती है कि मैं तुम्हें आगे से और भी इंटेलिजेंट बच्चे दूंगी और जिनका दिमाग बहुत ही अच्छा होगा और उनका मीट भी बहुत ही अच्छा होगा। तो वो भी घबरा जाते हैं इज़ाबेल का ऐसा रूप देखकर कि माँ ऐसा कर सकती है। तभी उनमें से एक डीमन को स्मेल आ जाती है कि कोई यहाँ पर है, तो वो ट्रक के नीचे देखता है तो वहाँ पर टेडी बियर होता है और वो उस टेडी बियर को उठाकर इज़ाबेल को दे देता है। इज़ाबेल को शक हो जाता है किसी को तो यहाँ की खबर लग गई है। ईमा और नॉर्मल वहाँ से भागते हैं और भागते भागते ईमा गिर जाती है और वह बहुत रोती है कि माँ ऐसा हमारे साथ कैसे कर सकती है, यह तो बच्चों इंसानों को पालने की फैक्ट्री खोल रखी है जो कि किसी को भी खाने के लिए दी जाती है और इस दिन के लिए हमें यहाँ पर पाल पोस कर बड़े करते हैं। तो वो काफ़ी रोते हैं। तभी नॉर्मल कहता है कि हम यहाँ से भाग चलेंगे, लेकिन वो कहती है कि हम अकेले नहीं भागेंगे, सभी बच्चों को यहाँ सर लेके भागेंगे हम। और वो फिर सोचते हैं कि हम क्या प्लान बनाएं जिससे कि हमसे यहाँ से निकल जाएं। और वो देखते हैं कि एक रेलिंग है, वो उसे पार करके आगे खोजने की तैयारी करते हैं। वहाँ उसे वहीं वापस वो दीवार ही दिखती है। तो वो सोचते हैं कि ठीक है, इस दीवार को हम पार करने के लिए रस्सी का इंतजाम करते हैं जिससे कि हम यहाँ से भाग गए। तो और वो वापस चले आते हैं और वहाँ देखते हैं कि बच्चे चिल्ला रहे होते हैं क्योंकि उनमें से एक लड़की जंगल की तरफ चली गई होती है। इज़ाबेल अपनी एक घड़ी निकालती है और उसके जरिए देखती है और फिर वो 1 सेकंड के अंदर उस लड़की को ले आती है। और ईमा और नॉर्मल को पता चल जाता है कि हमारे सभी के ट्रैकर लगा हुआ है, जिससे कि उस मशीन के घड़ी के जरिए वो देख लेती है और वो ट्रैक कर लेती है। तो फिर वो रस्सी का इंतजाम करने लगते हैं और वो रस्सी एक जगह छुपाने लगते हैं। तभी रे आ जाता है और वो उन दोनों को रंगे हाथ पकड़ लेता है और वो सारी बातें रे को बता देते हैं। और रे कहता है कि मैं भी तुम्हारे साथ ही हूँ और अब हम मिलकर ये काम करेंगे। और फिर वो एक लाइब्रेरी में जाते हैं और वहाँ पर बहुत सी किताबों को देखते हैं। तो उनमें एक उल्लू का निशान कॉमन होता है और वो उसे डिकोड करते हैं। तो उसमें बनता है कि यहाँ बच्चे अनाथ आश्रम में से तुम भाग जाओ, तुम्हें यहाँ पर खतरा है। और वो सब समझ जाते हैं कि किसी ने हमें ये हिंट देने के लिए यहाँ छोड़ा है। और दूसरे दिन दिखाते हैं कि एक और असिस्टेंट वहाँ पर कोनी नाम की आ जाती है जो कि उनका बच्चों का ध्यान रखेगी। अब नॉर्मल और ईमा और रे के लिए बहुत मुसीबत खड़ी जाती है। पहले एक थी, अब 2 हो गई हैं।
और इज़ाबेल क्रोनी को बताती है कि ये तीनों बच्चे, इनको शायद अनाथ आश्रम की सच्चाई पता चल गई है, तुम इन पर कड़ी नज़र रखना। और दूसरे दिन ईमा, नॉर्मल और रे बच्चों को सिखाते हैं कि अगर कहीं कभी हमें यहाँ से भागना होगा तो कैसे भागेंगी, और उन्हें खेल खेल में वो सब कुछ सिखा रहे होते हैं। तो क्रोनी यह सब कुछ सुन लेती है और वो बच्चों को कहती है, तुम ठीक है, तुम छुपो, मैं तुम्हें पकड़ती हूँ। और वो सारों बच्चों को पकड़ लेती है सिवाय नॉर्मल के। वो नॉर्मल को पर नहीं पकड़ पाती है। फिर ईमा रे और बातें कर रहे होते हैं और वो कहते हैं कि उन बच्चों में से कोई तो है जो हम पर नज़र रख रहा है, और इज़ाबेल के कहने पर। लेकिन कौन है? तो वो कहता है कोई बड़ा ही होगा। तब वो बड़े बच्चों को, डॉन और जीदा को पकड़ते हैं और उनसे पूछते हैं और उनको सारी सच्चाई बता देते हैं। और वो दोनों ही काफ़ी घबरा जाते हैं और वो रे को मारने लगते हैं कि कोई ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन जल्द ही उन्हें भी यकीन हो जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि अडॉप्शन के बाद कोई भी वापस क्यों नहीं आता है। और वो कहते हैं अब सब हम मिलकर करेंगे। और वो उन दोनों को रस्सी का भी बता देते हैं कि हमने रस्सी छुपाई है। और उसी रात इज़ाबेल को भी कोई आता है और वो उसे हिंट देकर चला जाता है कि रस्सी कहाँ पर छुपाई हुई है। और इज़ाबेल वहाँ पर जाकर सभी रस्सियों को निकाल लेती है। दूसरे दिन वो देखते हैं कि रस्सी वहाँ पर नहीं है। तो नॉर्मल कहता है कि ईमा को कहता है कि रस्सी के बारे में मैंने जीदा और डॉन को बताया था, लेकिन कहाँ पर ये नहीं बताया था, ये सिर्फ रे को पता थी। और रे ही वो जासूस है जिसने हमारे बारे में इज़ाबेल को बताया है। और रे भी यह मान जाता है और कहता है कि मुझे तो अनाथ आश्रम की सच्चाई पहले दिन से ही पता थी, और लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकता था। तो मैंने इज़ाबेल से ही बात की और उसे कहा कि मैं अनाथ आश्रम की तुम्हें सारी खबर दूंगा, तुम मेरी अडॉप्शन की डेट बता दो। तो इज़ाबेल भी मान गई और उसने मेरी अडॉप्शन की डेट बता दी है, और जिसके कारण मैं उसको सारी जानकारी देता हूँ। और मैं भी चाहता था कि तुम भी इस बारे में सच्चाई जानो, इसीलिए तो मैंने टेडी बियर देकर तुमको ही भेजा था, ताकि तुम्हें भी सच्चाई पता चले और हम सब मिलकर ही इस चीज़ का सामना करें और यहाँ से भाग जाएं। तो ईमा कहती है कि मुझे रे पर भरोसा है, अब तुम हमारे लिए स्पाई करोगे और इज़ाबेल को जो हम चाहेंगे वो खबर तुम उसको देगे। तो रे अपना कमरे का नीचे छुपाई हुई चीज़ों को दिखाता है कि मैंने क्या क्या भागने के लिए वहाँ से छुपा रखा है। और उसके पास एक गैजेट भी होता है जिससे कि वो ट्रैकर को एक बार के लिए तो रोक सकता है, और वो उसे दिखाता है। फिर वो इज़ाबेल के पास जाता है और उसे ऐसे ही कहता है कि बच्चे तुम्हारे खाने में जहर मिलाने वाले हैं ताकि तुम मर जाओ। तो इज़ाबेल भी एक बार के लिए मान जाती है कि शायद ये सही खबर दे रहा है, और वह कुछ नहीं बोलती है और उसे जाने के लिए कहती है और कहती है कि तुम्हारी अडॉप्शन की तारीख भी आ रही है, जिससे वो उदास हो जाता है। और फिर दूसरे दिन सभी बच्चे भागने का प्लान बनाते हैं। तो क्रोनी उनको पकड़ लेती है और वो कहती है कि ठीक है, मैं किसी को नहीं बताऊंगी, लेकिन अगर मैं भी कुछ करूंगी तो मेरे भी GPS लगा है और वो मुझे भी मार देंगे, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारा साथ दूंगी और तुम्हारी पूरी मदद करूंगी। बच्चों को पता चलता है कि यह भी इस अनाथ आश्रम की ही लड़की है, स्टूडेंट थी, और ये इज़ाबेल की जगह लेना चाहती है, इसलिए हमारी मदद कर रही है। वह उन बच्चों को कमरे में ले जाती है और प्लानिंग करने लगती है। वह बच्चों को बताती है कि पहले डीमन और इंसानों को खा जाते थे, और उसके बाद डीमन और इंसानों में द प्रॉमिस नाम का एक कॉन्टैक्ट हुआ, जिससे कि डीमन ने कहा कि हमें आप एक एक करके बच्चे दोगे खाने के लिए, तो हम आप इंसानों पर हमला नहीं करेंगे। और उसके बाद से ही ऐसे अनाथ आश्रम बहुत से बने हुए हैं और उन बच्चों को डीमन को दिया जाता है, और ताकि वो बच्चे खाकर इंसानों पर हमला ना करे। और इंटेलिजेंट बच्चे इसलिए दिए जाते हैं ताकि डीमन का भी दिमाग अच्छा हो और वो इंसानों पर हमला ना कर सके। फिर वो ट्रैकर के बारे में भी बता देती है कि सभी बच्चों के ट्रैकर लगा हुआ है, लेकिन बच्चों को इसकी कोई चिंता नहीं थी क्योंकि उनके पास गैजेट था कि ट्रैकर को हम कैसे स्टॉप कर सकते हैं, और वो उसको भी बता देते हैं। तो क्रोनी
क्रोनी दूसरे दिन बच्चों को सारों को बाहर निकाल कर खिलाने लगती है और खुद जाकर वो ट्रैकर ढूंढने लगती, वो गैजेट ढूंढने लगती है और वो जीदा देख लेती है। उसके बाद फिर जीदा वहाँ से निकाल कर उसको सब बच्चे निकाल कर एक पिंक टेडी बियर में रख देते हैं, क्योंकि पिंक टेडी बियर को वो पहले ही चेक कर चुकी थी। लेकिन वहाँ वह खुला देखकर उसे पता चल जाता है कि उन्होंने फिर छुपा दिया है, तो वो कमरे की तलाशी फिर लेने लगती है और वह पिंक टेडी बियर तक भी पहुँच जाती है। इतने में इजाबेल आ जाती है और उसको एक कागज़ देखकर कहती है कि तुम्हारा ट्रांसफ़र दूसरे अनाथ आश्रम में हो चुका है और तुम यहाँ से अपना सामान चक्को और जाओ। और इससे उसको बहुत गुस्सा आता है और वह वहाँ चली जाती है और वहाँ की पेन उनके बच्चों के लिए छोड़ जाती है। फिर वहाँ वो दादी के पास पहुँचती है, जो कि इनकी लीडर होती है। वह कहती है कि कुछ तो गड़बड़ है अनाथ आश्रम में, आप इजाबेल पर भरोसा मत करो। लेकिन वो बूढ़ी दादी कहती है कि इजाबेल पर मुझे पूरा भरोसा है, वो बच्चों को भागने नहीं देगी। और वो इशारा करती है, एक डीमन आता है और नर्स को खा जाता है। दूसरे दिन वो बच्चे देखते हैं कि हम रस्सी से यहाँ कैसे भाग सकते हैं। वो कर ही रहे होते तभी रे अपनी बातों में इजाबेल को उलझाए रखता है, लेकिन इजाबेल को शक हो जाता है। तो इजाबेल उसको एक कमरे में धक्का मारकर बंद कर देती है और खुद वहाँ ट्रैकर के जरिए जल्दी से ईमा और नॉर्मल को ट्रैक कर लेती है और फिर उन्हें रंगे हाथ पकड़ लेती है और फिर उनको डांटती है कि तुम यहाँ से भागने की कोशिश मत करना, वरना तुम्हारे साथ भी बहुत गलत होगा। लेकिन वो नहीं मानते हैं और वो ईमा उसको इजाबेल को पकड़ लेती है। लेकिन इजाबेल उसके सामने कहाँ टिकती है, वह उसकी टांग तोड़ देती है ईमा की और नॉर्मल को कहती है कि तुम्हारा अडॉप्शन कल ही होगा, तुम तैयार हो जाओ। यहाँ नॉर्मल घबरा जाता है और वह दूसरे दिन कहता है कि चलो ठीक है, मैं सबके लिए तैयार हूँ, मैं अपनी कुर्बानी दे सकता हूँ, लेकिन तुम भागना मत छोड़ना। और उसी रात नॉर्मल को वहाँ पर अपने सामान के अंदर वो पेन मिलता है और वह उसे पेन को देखता है और कुछ लिखता है। और फिर भी दूसरे दिन वह भागने की भी कोशिश करता है, लेकिन देखता है दीवार पर चढ़ता है तो उसे पता चलता है कि वहाँ दूसरी तरफ एक बहुत बड़ी खाई होती है और वह वापस अपने रूम में आ जाता है और सभी बच्चों को एक कागज़ पर लिखकर प्लान बताता है कि तुम्हें यहाँ पर एक पुल खोजना पड़ेगा। और कुछ नोट डाउन करके वो छोड़ देता है और फिर सब बच्चों को बाय कहकर चला जाता है। और सब ईमा उसको लिपट कर बहू रोती है, उसे तो पता था कि ये वापस नहीं आएगा और इसे डीमन खा जाएंगे। और वो वहाँ पर उसको इजाबेल छोड़ आती है और उन पीटर नाम का एक लीडर आता है, वो कहता है कि यह काम मुझे ही सौंपा गया, मैं इनका मैनेजर हूँ। तो वो कहता है मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, मुझे पता है मेरे साथ क्या होने वाला है। तभी एक डीमन आता है और उस नॉर्मल को खा जाता है। इधर बेड पे पड़ी हुई ईमा बहुत ही उदास होती है, तो उसके पास इजाबेल आती है और वो कहती है कि मैं चाहती हूँ कि तुम इस अनाथ आश्रम की मेरे बाद में माँ, सब बच्चों की माँ बनो। और इधर रे भी अपनी बुक लेके बैठा रहता है और वह भी उदास रहता है। और इधर इजाबेल आती है और उसे कहती है कि अब तुम्हारी अडॉप्शन की बारी है। तो रे कहता है कि मैं इससे अच्छा तो मैं खुद ही आग लगा लूं, और वो अपने ऊपर तेल डालकर आग लगाने ही वाला होता है तो इतने आग लगा लेता है। और उसके बाद में इजाबेल भागी भागी आती है तो ईमा कहती है कि उसने अपने आप को आग लगा ली और आपकी वो घड़ी भी उसने जला दी है। और वो इजाबेल आग बुझाने लगती है तो देखती है कि पीछे ईमा नहीं होती है, तो वो उसको सब कुछ समझ में आ जाता है और वो वहाँ भागने लगती है। इधर जीदा और सब बच्चों को लेकर डॉन और जीदा सब बच्चों को लेकर इकट्ठा जाते हैं। तभी हमें फ्लैशबैक दिखाते हैं कि नॉर्मल ने अपने कागज़ में सब कुछ लिखकर ईमा को दिया था कि कैसे कैसे प्लानिंग करनी है, और वो पेन भी दिया होता है जो फिर ईमा सब कुछ डॉन और जीदा को बता देती है, जिससे वो प्लानिंग करते रहते हैं। लेकिन वो रे को नहीं बताती है और ख़ुद उदास होने का नाटक करती रहती है। रे को इसलिए नहीं बताती है क्योंकि उस पर हमेशा ही उसकी इजाबेल की नज़र रहती है और इसी कारण रे अपने आप को आग लगा रहा होता है क्योंकि वो उदास होता है। तो ईमा उसको बचा लेती है और उसका ट्रैकर भी निकाल देती है और ऐसे ही उसके कपड़ों में आग लगाकर वहाँ पर भाग जाती है और सब बच्चों का ट्रैकर भी निकाल देती है। लेकिन वो छोटे बच्चों को नहीं लेकर जाती है क्योंकि उनसे वो दीवार पार नहीं होगी, और वो उनको वादा करती है कि मैं फिर आऊँगी तुमको लेने, और वो फिर सभी बच्चों को लेकर एक एक करके दीवार पार करा देती है।
दीवार पर चढ़कर सभी बच्चे दूसरी तरफ पत्थरों में रस्सी को अटकाकर एक हैंगर के जरिए सभी बच्चे वहाँ से जाने लगते हैं। इतने में ही इज़ाबेल आ जाती है। ईमा वहाँ पर रह जाती है तो वो ईमा से कहती है कि मैं भी तुम्हारी तरह यहाँ पर रहती थी, मेरा भी एक बॉयफ्रेंड था और मैं उससे प्रेग्नेंट हो गई, लेकिन उसके बाद मेरी भागने की हिम्मत नहीं हुई क्योंकि यहाँ पर गहरी खाई थी और मैं यहाँ अनाथ आश्रम में रहने लगी और मेरा एक बच्चा हो गया और वो खो गया, लेकिन मुझे नहीं पता और मैं तुम्हें यहाँ से नहीं भागने दूंगी। तो लेकिन इज़ाबेल ईमा कहती है कि मैं तो यहाँ से भागकर आपको दिखाऊंगी और इज़ाबेल भी काफ़ी उस पर गुस्सा करने लग जाती है। कहती है मैं तुम्हें यहाँ से भागने एक पल के लिए भी नहीं दूंगी। लेकिन ईमा कहती है मैं तो जाऊंगी, आप रस्सी को नहीं काट सकती है। इज़ाबेल धमकी देती है कि मैं इस रस्सी को काट कर दिखाऊंगी अगर तुम यहाँ से एक कदम भी आगे बढ़ाया। लेकिन इज़ाबेल कहती है मैं रस्सी काट दूंगी, लेकिन रस्सी काटने के लिए वो आगे होती है, लेकिन वो कुछ सोचकर काटती नहीं और वहीं खड़ी हुई उनको गर्व से देखने लगती है और खुश हो जाती है। और फिर उसे याद आता है कि रे एक गाना गुनगुनाता था जो कि मैं प्रेगनेंसी में गुनगुनाती थी, तो उसे याद आता है कि रे ही उसका बच्चा होगा जो खो गया था। और उसके बाद बच्चों को ले जाती है और ईमा सब बच्चों को इकट्ठा करके ले जाती है और पेन खोलती है। वहाँ से एक आर्टिफिशियल उल्लू निकलता है जो कि उन्हें आम दुनिया में सब बच्चों को रास्ता दिखाता हुआ ले जाता है। इधर इज़ाबेल उन लीडर और दादी के सामने अपनी गलती एक्सेप्ट कर लेती है कि मेरे कारण सब बच्चे भाग गए हैं। तो वो लीडर और दादी उसे डीमन के हवाले कर देती हैं और